छात्राधिकार पदयात्रा विधानसभा पहुंचने से पहले रोकी गई, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जेएलकेएम के नेतृत्व में निकाली गई छात्राधिकार पदयात्रा में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया जब विधानसभा परिसर से पहले ही पुलिस प्रशासन ने इसे रोक दिया। ये पदयात्रा पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे। पदयात्रा जैसे जैसे विधानसभा की ओर बढ़ रही थी, प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन विधानसभा से पहले ही सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और मौके पर जमकर हंगामा किया। जेएलकेएम से जुड़े छात्र और युवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में छात्र हित से जुड़े कई मसले लंबे समय से लंबित हैं। उनका आरोप है कि राज्य में सरकारी नौकरियों की बहाली रुकी हुई है, नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है, कई प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं और छात्रवृत्ति के मामलों में भी गंभीर अनियमितताएं हैं। मौके पर मौजूद कई छात्रों ने कहा कि राज्य में रोजगार की स्थिति चिंताजनक है, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने से लाखों युवा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। नेतृत्व कर रहे देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा, छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, नियुक्ति नहीं, छात्रवृत्ति नहीं, परीक्षाओं में देरी, इन सब पर सरकार मौन है। विधानसभा तक पहुंचकर हम अपना पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन हमें रोका गया। इससे छात्रों की आवाज और बुलंद होगी। उन्होंने आगे कहा कि जेएलकेएम आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी करेगा। विधानसभा से पहले पदयात्रा को रोकने की घटना ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। छात्र संगठनों से लेकर विपक्षी दलों तक कई समूह सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जेएलकेएम ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई छात्रों के अधिकारों के लिए है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य में लंबित नियुक्तियां, छात्रवृत्ति और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर समाधान नहीं निकलता। ठंड के बढ़ते प्रकोप पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को किया अलर्ट। राज्य में ठंड व शीतलहर की संभावित बढ़त को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। प्रमुख रूप से बुजुर्गों, नवजातों, छोटे बच्चों और पुरानी बीमारी से ग्रसित लोगों को विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने कहा कि जरूरत न होने पर ठंडे मौसम में बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें और शरीर को ठंड से बचाए रखें। हाइपोथर्मिया और ब्रोंकियल या श्वसन संबंधी समस्याओं के लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। घर में कमजोर लोगों के पास त्वरित इलाज की व्यवस्था रखने पर जोर दिया गया। विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सुबह व रात के समय ठंड से बचाव के उपाय अपनाने के लिए अभिभावकों एवं व्यवस्थापक से समन्वय करने का अनुरोध किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों के माध्यम से जनता को ठंड से बचने के सरल उपायों की जानकारी पहुंचाने का काम तेज करने का भी निर्देश दिया गया। लोगों से कहा गया है कि गर्म पेय व पौष्टिक आहार लें। अलाव या हीटर का उपयोग करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें और खुले आग के आसपास बच्चों को अकेला न छोड़ें। भीगे कपड़े शीघ्र बदलें और ठंड से बचाव के लिए घरों में वेंटिलेशन व हीटिंग का संतुलन बनाए रखें। राज्य व जिला स्वास्थ्य प्रबंधन ने प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाने और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता निश्चित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी स्वास्थ्य व्यवस्था या हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें। रामगढ़ में अवैध खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, बालू लदा ट्रैक्टर जब्त। रामगढ़ जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त रामगढ़ फैज अकरम अहमद मुमताज ने सभी अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में 9 दिसंबर 2025 को जिला खनन कार्यालय रामगढ़ के खान निरीक्षक द्वारा पतरातू थाना क्षेत्र के ग्राम साईटांड के पास की गई जांच के दौरान ब्लू रंग का सोनालिका ट्रैक्टर पकड़ा गया। वाहन में लगभग 100 घनफुट बालू लदा हुआ था। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि ट्रैक्टर में बालू परिवहन से संबंधित कोई चालान उपलब्ध नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है कि ट्रैक्टर के मालिक एवं अज्ञात चालक द्वारा अवैध रूप से बालू का उठाव एवं परिवहन किया जा रहा था, जिससे सरकार को खनन राजस्व की क्षति हुई है। इसके आधार पर ट्रैक्टर के मालिक एवं अज्ञात चालक के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी और खनन राजस्व हानि सहित निम्न प्रावधानों के तहत पतरातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खान एवं खनिज विकास एवं विनिमयन अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21, झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 का संशोधित नियम 55, झारखंड खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम नियमावली 2017 का नियम 9 एवं 13। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। देवघर के सारठ के जंगल से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सारठ थाना क्षेत्र के पुरनी करैया जंगल के पास कुछ युवक लैपटॉप व मोबाइल के सहारे ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की पूछताछ में युवकों ने कबूल किया कि वे गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर खुद को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एयरटेल पेमेंट बैंक व फोन पे सपोर्ट स्टाफ बताकर ठगी करते थे। लोगों को कॉल कर कैशबैक ऑफर या कार्ड एक्टिवेशन के नाम पर उन्हें झांसे में लेते थे और मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग कराकर उनके खाते से रुपए उड़ाते थे। कई बार वे पीएम किसान योजना और लोन दिलाने का भरोसा देकर भी लोगों का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार अजीत दास पहले भी साइबर थाना देवघर का आरोपी रह चुका है। साइबर थाना प्रभारी देवेश कुमार भगत ने प्रेस वार्ता में बताया कि ऑनलाइन ठगी गिरोह पर लगातार नकेल कसी जा रही है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी कस्टमर केयर नंबर को गूगल से बिना सत्यापित किए भरोसा न करें, किसी भी अनजान लिंक या ओटीपी को साझा न करें। छापेमारी टीम में पुलिस इंस्पेक्टर शिवनारायण कामत, एसआई विश्वेश्वर कुमार व सारठ के सहायक थाना प्रभारी दीपक कुमार साहू शामिल रहे। सरकार के खजाने में पैसे की नहीं है कोई कमी, सदन में बोले मंत्री राधाकृष्ण। ध्वनिमत से अनुपूरक बजट पारित। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वाद विवाद के बाद ध्वनिमत से 7,721 करोड़ 25 लाख का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हो गया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कटौती प्रस्ताव लाया था, लेकिन सरकार के जवाब के दौरान भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हेमलाल मुर्मू, बाबूलाल लरांडी, सुरेश बैठा, अरूप चैटर्जी, सुरेश पासवान, सरयू राय, जयराम पासवान, निर्मल कुमार महतो, जयराम महतो, समीर कुमार मोहंती, सीपी सिंह और राजेश कच्छप ने चर्चा में भाग लिया। कई सदस्यों ने वित्तीय प्रबंधन को लेकर विचार साझा किए। भाजपा की ओर से सरकार को वित्तीय मोर्चे पर फ्लॉप बताया गया। कटौती प्रस्ताव लाने वाले नवीन जायसवाल ने सरकार को 7 वचन याद दिलाते हुए फ्लॉप करार दिया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आंकड़ों के जरिए राज्य की वित्तीय स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 6,554 करोड़ 61 लाख रुपए स्कीम हेड का है, इससे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बाकी स्थापना मद में 966.64 करोड़ है, ये जरूर वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन ये समझना होगा कि ये मामूली राशि है, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आय के अतिरिक्त स्रोत बढ़ा पर स्थापना मद के पैसे जुटा लिए जाएंगे। मूल बजट का अभी 30 नवंबर तक स्टेट का अपना टैक्स, नॉन टैक्स, सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी का ब्यौरा जानना जरूरी है। दोनों मद में 61,056 करोड़ 12 लाख रुपए सरकार के खजाने में मौजूद हैं। इस दौरान 98% खर्च किया है, इससे अच्छे वित्तीय प्रबंधन का पता चलता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि खजाना खाली हो गया है। राज्य में उज्ज्वला के लाभुकों की संख्या 65 लाख है। अगर हम 450 रुपए के हिसाब से उन्हें देते हैं तो एक माह में एक सिलेंडर के हिसाब से एक साल में 2,100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। हम इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते केंद्र सरकार हमारा बकाया दे दे। जल जीवन मिशन केंद्र ने शुरू की। हमारी सरकार 6,300 करोड़ राज्यांश देने को तैयार थी। भारत सरकार कहती है कि हम ये पैसा नहीं देंगे। अभी लोग कहते हैं छात्रवृत्ति नहीं मिलती, जबकि 890 करोड़ रुपए 30 नवंबर तक झारखंड को नहीं मिले हैं। झारखंड को दबाया और कुचला जा रहा है। वृद्धों को भारत सरकार से पैसे देने का प्रावधान है। इस मद में 132 करोड़ देना था जो नहीं मिला। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता की अध्यक्षता में बनाई कमेटी, शहर के सुधार के लिए होगी बैठक। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची की अव्यवस्थित स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए शहर के समग्र सुधार के लिए सरकार और संबंधित विभागों को तुरंत ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि राजधानी की व्यवस्था सुधारना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने टिप्पणी की कि रांची शहर की समस्याओं के समाधान के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से अदालत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। अदालत ने निर्देश दिया है कि समिति की पहली बैठक 10 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे महाधिवक्ता राजीव रंजन के कार्यालय में आयोजित की जाए। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति भी दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। खंडपीठ द्वारा गठित इस महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन करेंगे। समिति में राज्य के मुख्य सचिव, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, पुलिस महानिदेशक डीजीपी, शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन कम एमडी, रांची नगर निगम के नगर आयुक्त, उपायुक्त रांची, एसएसपी रांची, ट्रैफिक एसपी और झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को शामिल किया गया है। झारखंड शराब घोटाले में एसीबी ने जिन्हें किया अरेस्ट, उससे ईडी ने होटवार जेल में जाकर पूछताछ की। झारखंड शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उससे प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने पूछताछ किया है। मंगलवार को ईडी की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची, जिसके बाद ईडी की टीम ने महेश सीताराम, परेश ठाकुर, विक्रम ठाकुर, बिपिन जादव भाई परमार और जगन ठाकुर देसाई से पूछताछ की है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन देकर शराब घोटाले के उन अभियुक्तों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी, जिसे एसीबी ने कांड संख्या 9/25 में गिरफ्तार किया है
और वे फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। कोर्ट के द्वारा अनुमति देने के बाद ईडी ने जेल में 5 लोगों से पूछताछ किया। बता दें कि प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद एसीबी ने मई महीने में शराब घोटाले केस में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और विनय सिंह समेत 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। केस दर्ज होने के बाद एसीबी ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी एसीबी ने की है, जिसमें से कई आरोपियों को बेल मिल चुकी है। एसीबी ने इस मामले की अपनी जांच जारी रखी है। रांची रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी से यात्री परेशान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी। रांची रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर यात्रियों ने गंभीर चिंता जताई है। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में कहा गया है कि 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया था कि स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशनों जैसी संस्थागत क्षेत्रों से तुरंत आवारा कुत्तों को हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आवारा कुत्ते घूमते देखे जाते हैं। इससे यात्रियों में डर और असुविधा की स्थिति बनी रही। साथ ही स्टेशन पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे और रेलवे सुरक्षा बल की मौजूदगी के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। लोगों ने रेलवे प्रशासन से इस पर ध्यान देने और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। हजारीबाग में आजसू छात्र संघ का जन आक्रोश मार्च, सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलंद की आवाज। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ आजसू छात्र संघ ने आज मंगलवार को हजारीबाग की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षा के लिए भिक्षा नाम से निकले जन आक्रोश मार्च में हजारों छात्रों ने भाग लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। गांधी मैदान मटवारी से शुरू हुआ मार्च नारेबाजी करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचा और कार्यालय के बाहर छात्रों ने धरना दिया। इसके बाद छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आक्रोश मार्च में विनोबा भावे विश्वविद्यालय और हजारीबाग के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में बैनर, पोस्टर लिए छात्र छात्रवृत्ति से जुड़े नारे लगाते चल रहे थे। छात्रों ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। ओम वर्मा ने कहा कि यह आंदोलन किसी दल का नहीं बल्कि उन छात्रों की आवाज है जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। छात्रों के साथ अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। सत्यम सिंह ने कहा कि अगर एक भी छात्र छात्रवृत्ति से नहीं रहना चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ छात्रवृत्ति की नहीं बल्कि जवाबदेही की है। पीयूष चौधरी ने कहा कि छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है। सरकार की चुप्पी लाखों विद्यार्थियों को संकट में डाल रही है। छात्रों की आवाज अब और तेज होगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने कहा कि यह विरोध स्वाभाविक रूप से छात्रों के बीच उभरा है। जब आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तब जनता सड़क पर उतरने को मजबूर होती है। बड़े बड़े आयोजनों पर करोड़ों खर्च कर सरकार छात्रों की मूल जरूरतों की अनदेखी कर रही है। शीतकालीन सत्र में सीपी सिंह व सत्ता पक्ष के बीच नोकझोंक। अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान सीपी सिंह, संसदीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री सुदिव्य सोनू आमने सामने हो गए। सीपी सिंह ने झामुमो विधायक समीर मोहंती के उस बयान पर पलटवार करते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि हर व्यक्ति का एक अतीत है, उसे कुरेदा ना जाए। स्पीकर से आग्रह किया कि सीपी सिंह से जो आक्षेप लगाए हैं उसे स्पंज कर दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विधानसभा की अपनी मर्यादा है, सभी का सम्मान बराबर है। सीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी टिप्पणी की। इस पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत जीवन पर प्रश्न उठाते हैं, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। स्पीकर ने इन सभी व्यक्तिगत टिप्पणियों को स्पंज करने का आदेश दिया। फिर सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड में गोवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि पिछले 11 साल के कालखंड में भारत बीफ निर्यातक देशों में एक है। भाजपा ने गोमांस का चंदा लिया है। सीपी सिंह ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में युवक की सुसाइड मामले की जांच कराने की मांग की। राजेश कच्छप ने कहा कि भाजपा ने इंडिडो कंपनी के सामने घुटने टेकने का काम किया। भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये देश को बेचना चाहते हैं। हेमंत सरकार ने पहली दफा 10,000 लोगों को नौकरी दी। बजट के जरिए सरकार ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। अब वह आवास भी देने का काम कर रहे हैं। समीर मोहंती ने कहा कि देश के 1687 पूंजीपतियों के हाथों में भारत का आधा जीडीपी है। अरबपतियों की संख्या 6 गुना बढ़ गई है। अमीर अधिक अमीर और गरीब होते जा रहे हैं। झारखंड प्रगति की ओर जा रहा है, विपक्ष भी इसमें सहयोग करे। जयराम महतो ने कहा कि रात के 12 बजे शून्यकाल डालने आते हैं। अफसरों ने मजाक बना दिया है। ये जनता का सवाल है, अफसरों पर कार्रवाई करें। 8 महीने बाद सिर्फ 42% ही बजट का खर्च हुआ है, तो अनुपूरक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या राज्य का खजाना खाली है? जमीन रजिस्ट्री में राजस्व की हानि हो रही है। कई आईएएस जेल की यात्रा कर चुके हैं। हर दिनों हजारों गाड़ी से अवैध कोयला की निकासी हो रहा है। 9,125 करोड़ अवैध कोयला का कारोबार हो रहा है।
अवैध बालू से थाना प्रभारी का 3 से 5 लाख रुपए अवैध इनकम हो रहा है। जैक ने शुल्क बढ़ा दिया है, इसे अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। निर्मल महतो ने कहा कि सीपी चौधरी और सुदेश महतो से थोड़ा घूमे हैं और सीखे भी हैं। रोड भी नहीं बन पा रहा है। जनार्दन पासवान ने कहा कि सही समय पर धान की खरीद नहीं होने पर औने पौने दाम पर धान की बिक्री हो रही है। रांची के सभी अंचलों में लगा जनता दरबार, कई मामलों का मौके पर समाधान। हर मंगलवार की भांति मंगलवार को भी रांची जिला के सभी अंचलों में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जनता दरबार में आवासीय, जाति, आय, केसीसी लोन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सैकड़ों आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की गई। पूर्व डीजीपी के एनजीओ प्रभारी इंस्पेक्टर गणेश सिंह सस्पेंड, एसीबी में थे पदस्थापित। झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता के एनजीओ प्रभारी रहे इंस्पेक्टर गणेश सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी में पदस्थापित गणेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर गणेश सिंह को ईडीजी एसीबी ने सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि गणेश सिंह का हजारीबाग एसीबी कार्यालय में तबादला किया गया था। हालांकि उन्होंने योगदान नहीं दिया, जिस वजह से उनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ही नवंबर महीने में ही एसीबी ने उनके विरुद्ध आईआर यानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दर्ज की थी। एसीबी की आईआर रिपोर्ट में इंस्पेक्टर गणेश सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई थी। इस पुष्टि के आधार पर अब एसीबी इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज करेगी। इश्तेहार चस्पा करने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस ने पहले अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस लगाया, जिसके बाद चौराहा स्थित सार्वजनिक स्थल पर भी इश्तेहार चिपकाया गया। मौके पर अभियुक्त के परिजन भी उपस्थित रहे। पलामू पुलिस ने फरार अभियुक्त गिरेंद्र गंझू के घर पर चिपकाया इश्तेहार। पलामू जिले के पांकी ताना की पुलिस ने फरार नामजद अभियुक्त गिरेंद्र गंझू उर्फ गिरेन जी के घर पर डुगडुगी और ढोल बजाकर इश्तेहार चस्पा किया। मामला वर्ष 2017 के उस कांड से जुड़ा है जिसमें उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। गिरेंद्र गंझू चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के हिंदिया खुर्द गांव का रहने वाला है। वह लंबे समय से फरार चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को पुलिस की टीम गांव पहुंची और उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया। कार्रवाई के दौरान पूरे गांव में पुलिस ने ढोल डुगडुगी बजाकर लोगों को सूचित किया कि अभियुक्त गिरेंद्र गंझू कोर्ट के समक्ष सरेंडर नहीं कर रहा है। यदि नोटिस के बाद भी वो सरेंडर नहीं करता है तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है। इश्तेहार चस्पा करने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस ने पहले अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस लगाया, जिसके बाद चौराहा स्थित सार्वजनिक स्थल पर भी इश्तेहार चिपकाया गया। मौके पर अभियुक्त के परिजन भी उपस्थित रहे। फर्जी सरकारी ऐप्स से लोगों को बनाते थे शिकार, शिकंजे में आए 3 साइबर अपराधी। धनबाद जिला पुलिस को साइबर अपराध मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एपी के फाइल, आरटीओ चालान, एसबीआई रिवॉर्ड जैसे फर्जी ऐप्स व लिंक भेजकर लोगों से ठगी करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐप का लिंक ओपन करते ही साइबर अपराधी लोगों की जरूरी जानकारी मोबाइल से हासिल कर लेते थे। इसके बाद जैसे ही जानकारी मिलती, ये तत्परता के साथ लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना लेते थे। पहले तो ये गांव में रहकर ठगी का धंधा करते थे, बाद में अपना ठिकाना शहर की घनी आबादी के बीच रहकर बना लिया। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एसएसपी के निर्देश पर छापेमारी की गई। इस दौरान 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी शहर की घनी आबादी वाले इलाके में किराए के मकान में रहकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड और 2 बाइक भी बरामद किए हैं। टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन कुमार, महेश मंडल और तोपचाची थाना क्षेत्र के विनोद कुमार महतो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी समय से तीनों साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दे रहे थे। टुंडी ग्रामीण इलाके में रहकर ठगी का धंधा चला रहे थे। पुलिस की सक्रियता के बाद उन्होंने अपना ठिकाना बदलकर शहरी क्षेत्रों में किराए का मकान ले लिया था। गिरफ्तार आरोपियों में 21 वर्षीय सचिन कुमार खुद को छात्र बताता है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। वहीं महेश मंडल पूर्व में भी साइबर अपराध के मामले में तिहाड़ जेल की हवा खा चुका है। इन अपराधियों से जब्त मोबाइल व सिम कार्ड की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित लोगों की जानकारी और गिरोह में शामिल लोगों तक पहुंचने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ी। प्रदीप यादव और इरफान अंसारी के बीच सदन में तकरार पार्टी फोरम तक पहुंची।
झारखंड सरकार के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल नेता डॉक्टर प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक अब पार्टी फोरम तक पहुंचने वाली है। लगातार दूसरे दिन सदन में भिड़े दोनों नेता सोमवार को दुमका के हंसडिया स्वास्थ्य केंद्र में सामानों की चोरी का मामला उठाने के बाद मंगलवार को थैलेसीमिया मरीजों की समस्याओं और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रदीप यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए। इससे नाराज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि स्पीकर को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। कांग्रेस के मुख्य सचेतक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विधायक को सदन में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन विधायक दल का नेता होने के नाते प्रदीप यादव को पहले पार्टी अनुशासन को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। अगर कोई बात थी तो मंत्री को अलग बुलाकर कहा जा सकता था। सदन में इस तरह का व्यवहार सही संदेश नहीं देता। अनूप सिंह ने आगे कहा कि विधायक दल का नेता हम सभी विधायकों का कस्टोडियन होता है। अगर कस्टोडियन ही ऐसा व्यवहार करेगा तो आम लोग से क्या उम्मीद करेंगे। ये मामला निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान तक जाएगा। मुख्य सचेतक होने के नाते मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। पार्टी की छवि पर पड़ रहे असर के सवाल पर अनूप सिंह ने माना कि ये घटना कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि हम छवि बनाते हैं तभी सरकार बनती है। सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अध्यक्ष और मंत्री समझा रहे हों तब रिजिड होना विधायक दल नेता को शोभा नहीं देता। सदन की कार्यवाही के बाद प्रदीप यादव ने मीडिया से कहा, ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं, हम वकालत कर सकते हैं, जज नहीं बन सकते। वहीं इरफान अंसारी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, प्रदीप यादव हमारे बड़े भाई हैं, ये सदन का मामला है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है और आगे भी सीखते रहेंगे। दोनों वरिष्ठ नेताओं की आपसी तकरार से कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। पार्टी के अंदर ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर हो क्या रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते इस विवाद को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में ये बड़ा रूप ले सकता है। पार्टी आलाकमान की नजर इस पूरे मामले पर है। झारखंड के जेलों में 5G जैमर पर ग्रहण, बिडिंग के बाद भी कंपनी नहीं कर रही काम। झारखंड के विभिन्न जेलों में 5G जैमर लगाने की योजना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। जैमर लगाने का काम जिस कंपनी को मिला है वह L1 होने के बाद भी जैमर लगाने को लेकर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। जबकि जेलों में बंद कुख्यात से लेकर रसूखदार कैदी 5G मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। ये कई बार साबित भी हो चुका है। जेल से अपराध की वारदातों पर ब्रेक लगाने और रसूखदार कैदियों पर लगाम लगाने के लिए झारखंड के जेलों में 5G जैमर लगाने को लेकर टेंडर किया गया था, ताकि जल्द से जल्द 5G जैमर लगाकर जेल में बंद कुख्यात अपराधियों के मंसूबों पर ब्रेक लगाया जा सके। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि 4G और 5G जैमर लगाने के लिए हैदराबाद की कंपनी को टेंडर मिला है। कंपनी टेंडर में L1 भी हो गया है, लेकिन अब उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि 4G और 5G जैमर लगाने के जिस कंपनी L1 हुई है उसे रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन कंपनी की तरफ से किसी भी तरह का जवाब अब तक नहीं मिला है। हैदराबाद की कंपनी को टेंडर मिलने के बाद वह जैमर लगाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही है, इसका जवाब नहीं मिल पाया है। जेल प्रशासन को आशंका है कि L1 बनने के लिए कंपनी ने टेंडर के समय कम रेट कोट किया होगा, लेकिन जब उसे टेंडर हासिल हो गया तो उसे टेंडर रेट में जैमर इंस्टॉल करना महंगा लग रहा है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में जेलों में मोबाइल सिग्नल जैमर लगाने के लिए सिर्फ 2 कंपनी अधिकृत हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। हालांकि इन दोनों कंपनियों में से झारखंड के जेलों में किसे जैमर लगाने का टेंडर मिला है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन कंपनियों के जैमर का SPG, IB और कैबिनेट सचिवालय के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी राज्य के जेल विभाग इन्हीं से जैमर खरीद या फिर इंस्टॉल करवाते हैं। अंडर 14 राष्ट्रीय चैंपियन। झारखंड फुटबॉल टीम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। सीएम बोले, खिलाड़ियों की प्रतिभा राज्य का गौरव। झारखंड की अंडर 14 बानक फुटबॉल टीम ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के उमरिया में आयोजित 69वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाली टीम को मुख्यमंत्री ने बधाई दी और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खेल और खिलाड़ियों की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें मजबूत आधार देने में लगी है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और जज्बा राज्य का नाम लगातार ऊंचा कर रहा है। झारखंड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया कि राज्य सरकार की खेल नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं और JEPC के सहयोग से उन्हें लगातार बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के उमरिया में 1 से 6 दिसंबर तक आयोजित 69वीं SGFI राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट के जरिए पंजाब को 6-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने CISE टीम को 2-0 से मात देकर सेमीफाइनल में कदम रखा। वहीं बीते शुक्रवार 5 दिसंबर को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड के खिलाड़ियों ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया।
टीम के स्टार खिलाड़ी आदित्य, विक्की और सत्यम ने एक एक गोल करके मिजोरम को 3-0 के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही झारखंड ने फाइनल में अपनी दावेदारी पक्की कर ली थी। चिटफंड घोटाले की जांच के लिए सीबीआई टीम 11 को खूंटी पहुंचेगी। रांची सीबीआई में रांची की टीम रोजवेसी चिटफंड घोटाले की जांच में 11 दिसंबर को खूंटी पहुंचेगी। सीबीआई की टीम 12 दिसंबर तक खूंटी सर्किट हाउस में रुकेगी। इस दौरान रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड में निवेश करने वाले लोग अपने अपने मामलों की शिकायतों से संबंधित दस्तावेज सीबीआई अधिकारियों को दे सकेंगे। सीबीआई की टीम हाईकोर्ट द्वारा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में दिए गए आदेश के आलोक में रोज वैली ग्रुप के खिलाफ जांच कर रही है। इस कंपनी ने देश के विभिन्न राज्य के लोगों को कम समय में बेहतर रिटर्न का लालच देकर निवेश कराया। इसके बाद लोगों का जमा किया हुआ 1078 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। इस कंपनी ने झारखंड के लोगों को भी बेहतर रिटर्न के नाम पर ठगा है। ठगी के शिकार लोग सीबीआई अधिकारियों से मिलकर रोज वैली में किए गए निवेश से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड को स्वर्ण, अभिनव पाठक का गोल्ड पर निशाना। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी की अगुवाई में राज्य की अंडर 17 बालक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर अभिनव पाठक ने 10 मीटर एयर राइफल ओपन साइट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड को राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। 6 से 9 दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित द एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष प्रतिभाशाली निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अभिनव ने अपनी एकाग्रता, तकनीक और सटीक निशानेबाजी से निर्णायक बढ़त बनाई। लगातार स्थिर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने फाइनल दौर में बेहतरीन स्कोर करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। अभिनव पाठक की इस जीत के पीछे उनके कोच मैनेजर अनुज कुमार और संजय कुमार यादव का योगदान भी अहम रहा। दोनों प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार हुए झारखंड दल ने प्रतियोगिता में अनुशासन, तकनीकी दक्षता और मनोबल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीम प्रबंधन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में किए जा रहे सुधारों का सीधा लाभ खिलाड़ियों को मिल रहा है। अभिनव की इस उपलब्धि पर पूरे राज्य में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिनव को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा लगातार राष्ट्रीय मंच पर चमक रही है और ये झारखंड के उज्जवल भविष्य का संकेत है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल बुनियादी ढांचे और खिलाड़ियों को आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।